नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में हमने हल्द्वानी से यहाँ पर आमंत्रित किया है सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार सुश्री अमृता पांडे को। अब थोड़ी देर में हम अमृता जी को आज के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद उनसे बहुत सारी कविताएं सुनेंगे और कविताओं के साथ साथ हम उनकी जो साहित्य की यात्रा है, कैसे उन्होंने आरंभ किया है लिखना और किस किस विधा में वे लिखती हैं, उसके बारे में हम अमृता जी से बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज की जो अतिथि हैं हमारी सुपरिचित कवयित्री और साहित्यकार सुश्री अमृता पांडे, उनको जोड़ देते हैं उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। और धन्यवाद। बताइए, हल्द्वानी का कैसा मौसम है आजकल? दिल्ली में तो अब गर्मी आने लगी है। सर हल्द्वानी का भी यही हाल है और गर्मी पड़ने लगी है अब। और ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए, मैं नहीं सर, बहुत। आपकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा, इस बीच में हमारे साथ सदानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। डॉक्टर सुवर्ण रावत जी बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, प्रतिष्ठित निर्देशक हैं नाटकों के, डॉक्टर सुवर्ण रावत, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई, अशोक मिश्री जी हमारे साथ जुड़ गए और सभी आपका स्वागत कर रहे हैं अमृता जी का। तो अमृता जी, मैं आप चाहता हूं, सभी का देखिए स्वागत आप, है और नमस्कार। रेणुलता कौल जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई है। मैं चाहता हूं कि हम आपसे तो बहुत सारी कविताएं सुनेंगे। आशुतोष रैना मेरे अनुज हैं, वे भी जुड़ गए हैं और बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार सरोजनी कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गई। अब लगातार हमारे मित्र स्वागत। जुड़ने शुरू हो गए, आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आपकी कविताएं सुनेंगे अमृता जी, आपके गीत सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में बताइए कहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, कहाँ पर आपका बचपन बीता है? सर मेरा बचपन कुमाऊं के अल्मोड़ा शहर में बीता। अल्मोड़ा शहर से शायद सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि ये कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी कहलाती है। और बचपन मेरा अल्मोड़ा में बीता और पिताजी मेरे शिक्षक थे, फिर प्रधानाचार्य रहे। तो जहां भी उनका ट्रांसफर हुआ हम लोग उनके साथ वहीं ट्रांसफर होते रहे। मेरी बचपन की शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, उसके बाद की शिक्षा मेरी बाहर हुई। मास्टर्स मैंने काशीपुर से किया। तो मतलब आपका बचपन तो वहीं पर बीता है। मास्टर्स किस सब्जेक्ट में आपने किया है? सर मैंने अंग्रेजी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में? तो फिर आपने जी। हिंदी में लिखना शुरू किया। अंग्रेजी में लिखने की कोई रुचि पैदा नहीं हुई आपको? सर अंग्रेजी में भी लिखना शुरू में आरंभ किया था, लेकिन हिंदी मातृभाषा है तो एक हिंदी में लिखने में थोड़ा ज्यादा आनंद आया। जी जी। तो आइए, आप आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप बहुत अच्छे एक मधुर गीत से करिए। और मैंने जैसा कि आपको सुना है, देखा है, विशेषकर फेसबुक पर आप बहुत अच्छा गायन भी करती हैं। तो तो आप सर एक शौकिया गायक हूँ। जी जी, तो आप एक गीत सुनाइए स्वसर पाठ करके। आपका स्वागत है। छाई है चहुं ओर बसंत की बहार, नजदीक आ रहा है होली का त्योहार। तो ऐसे में एक बसंत का स्वागत गीत से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आओ बसंत पधारो द्वारे, आओ बसंत पधारो द्वारे, शुभ स्वागत की बेला है आई। आओ बसंत
शिशिर ऋतु जग थर थर कांपे, शिशिर ऋतु जग थर थर कांपे, ऋतु परिवर्तन अजब सुहाई, ऋतु परिवर्तन अजब सुहाई। आओ बसंत सरसों फूल उठी खेतन में, सरसों फूल उठी खेतन में, स्वर्णिम रंग उजियार भयो है, स्वर्णिम रंग उजियार भयो है। नव पल्लव नव कोपल फूटी, नव पल्लव नव कोपल फूटी, धरती मन उमंग उपजो है। आओ बसंत मोर पड़े अमुआ की डाली, मोर पड़े अमुआ की डाली, महक उठी गेहूं की बाली, महक उठी गेहूं की बाली। कुहुक बोले झुरमुट से, कुहुक कुहुक बोले झुरमुट से, कोयलिया काली मतवाली। आओ बसंत चंपा गुलाब जूही बन बन फूले, चंपा गुलाब जूही बन बन फूले, सखियां हिंडोला पिय संग झूले, सखियां हिंडोला पिय संग झूले। बैरागी दुखिया मन मोरा, बैरागी दुखिया मन मोरा, पिय आवन की बाट निहारे। क्या बात है। आओ बसंत लोग कहें पतझड़ी है बीता, लोग कहें पतझड़ी है बीता, और मधुमास बसंत है आयो, और बहुत सुंदर। मधुमास बसंत है आयो। मोरे विरह की त्रास मिटे कब, मोरे विरह की त्रास मिटे कब, कौन सखी मुझको बतलाए। अरे वाह, क्या बात है। आओ बहुत बढ़िया। बसंत। धन्यवाद सर। कर श्रृंगार में बिंदिया लगाऊं, कर श्रृंगार में बिंदिया लगाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पंथ निहारे द्वार खड़े नित, पंथ निहारे द्वार खड़े नित, तकते तकते नैना हारे। आओ बसंत नैनन में कजरा में लगाऊं, नैनन में कजरा में लगाऊं, हिय स्नेहिल उद्गार सजाऊं, हिय स्नेहिल उद्गार
सजाऊं, बह गयो कजरा आंसुवन के संग बह गयो कजरा आंसुवन के संग, अखियां मलिन उदास दुखियारी, आओ बसंत जब आएंगे मोरे सजनुआ, जब आएंगे मोरे सजनुआ, केसर से महकेगी क्यारी, केसर से महकेगी क्यारी, उनको मलमल रंग लगाऊं, उनको मलमल रंग लगाऊं, कहलाऊं मैं पिय की प्यारी, आओ बसंत पधारो द्वारे, शुभ स्वागत की बेला है आई, आओ बसंत। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर गीत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए आपके गीत ने इतना आकर्षण पैदा किया है। इस बीच में सरोजनी कौशिक जी लिख रही है, सधा गला है अमृता जी, रियाज करते रहिएगा, आनंद आ गया। निशा चंद्रा जी भी अहमदाबाद से जुड़ी हैं। हमारे परिवार से संतोष रैना जी जुड़ गई हैं, लगातार आपका कार्यक्रम देख रही हैं। और आशमा कौल जी, ये बहुत अच्छी कवियत्री हैं, वो भी कह रहे बहुत सुंदर वसंत गीत सुनाया आपने। सदानंद मिश्र जी लगातार जुड़े हैं। अनदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हैं, आपका कार्यक्रम देख रही हैं। डॉक्टर सुवर्ण रावत जी भी लगातार जुड़े हैं। बहुत सारे मित्र लगातार जुड़े हैं। नमिता सिंह जी भी जुड़ी हैं। और हमारे आकाशवाणी के मित्र अरुण कुमार पासवान जी भी बहुत अच्छे खुद गीतकार हैं, अच्छे कवि हैं। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार है, बहुत अच्छे लेखक हैं। नीता व्यास जी अहमदाबाद से जुड़ी हैं, आपका कार्यक्रम रेणुलता कौल जी मैंने कहा आपको लखनऊ से जुड़ी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, जो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। अच्छा अमृता सभी जी का ये बताओ। स्वागत और धन्यवाद। जी जी, जी सर। ये बताइए, आपने यहाँ अमृता गिरीश लिखा है और साहित्य में आपका नाम अमृता पांडे है, तो ये थोड़ा सा ये जो थोड़ी सी शंका है ये दूर करिए ना हमारे मित्रों के लिए भी। हाँ सर, इसमें शंका वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली गिरीश मेरे पतिदेव का नाम है, तो मैंने हाँ ये कहिए। फेसबुक जो मेरा अकाउंट है जी जी वो जी जी। अमृता गिरीश नाम से बनाया है, लेकिन मेरा लेखन मेरी अपनी पहचान है, तो वो मैं अमृता पांडे नाम से लिखती हूँ। इसीलिए जी मैंने कल आपसे पूछा था टेलीफोन से कि आपका साहित्यिक नाम क्या है, तो जी जी इसलिए आपका नाम हर जगह जो आया है वो अमृता पांडे के नाम से आया है। चलिए आपका जी पुनः स्वागत करता हूं। और इस तरह से जी हमारे धन्यवाद। मित्र बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो अंग्रेजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आगे जी डॉक्टरेट वगैरह करने का कोई विचार नहीं था क्या, अगर आपको साहित्य में इतनी रुचि थी? सर, डॉक्टरेट मैंने शुरू की थी, पीएचडी शुरू की थी। और मेरे जो गाइड थे वो अल्मोड़ा कॉलेज के, शायद आप जानते होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर हामिद सर थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि मैं फिर जॉब करने लगी थी और शादी भी हो गई, तो फिर आधे अधूरे में मैंने छोड़ दिया। जी जी। तो जब मतलब जब आपने साहित्य में कदम रखा, लिखना शुरू किया, जी वैसे जी तो हर एक का उत्तर यही होता कि हमने कविता से शुरू किया है। तो जी आप जी चूंकि उपन्यास भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। आपका पिछले साल जुलाई में आपका एक कहानी संग्रह आया है, सशक्ति जी सांकले। तो जी इसमें 13 कहानियां प्रकाशित हैं। जी तो जी इसके बिल्कुल। बारे में बताइए, ये कितने सालों की आपकी मेहनत है, कितने सालों में ये कहानियां आपकी पूरी होके आपने ये कहानी संग्रह प्रकाशित करवाया है पिछले साल? उसका पहले जी दर्शन तो कराइए, वो संग्रह तो आपके बिल्कुल तो, जी अपने बिल्कुल। मित्रों के लिए दर्शन कराइए उस। जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है, इसका गेटअप बहुत अच्छा है। तो ये बताइए, 13 कहानियां इसमें हैं। हमने तो जी मैंने पढ़ी नहीं है आपकी ये, तो मैं उम्मीद करूंगा
ये पुस्तक मुझे मिलेगी, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल सर, कुछ टिप्पणी इस पर करना चाहूँगा। लेकिन बिल्कुल। आप खुद बताइए किस तरह की कहानियाँ हैं इसमें? मुख्य विषय किसके पर केंद्रित आपका रहता है लेखन? जी। सर, जैसा कि आपने शीर्षक इसका देखा कि सिसकती साँकलें इसका शीर्षक है। तो सिसकने का अर्थ भी सब जानते हैं और साँकलें भी सब जानते हैं। मेरे इस कहानी संग्रह में महिलाओं की स्थिति, महिला प्रधान कहानियाँ हैं और गाँवों से संबंधित कहानियाँ हैं। गाँव में रहने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे माता-पिता दोनों की पैदाइश अल्मोड़ा शहर में हुई, दोनों वर्किंग थे। तो अल्मोड़ा शहर में ही मेरा जन्म हुआ और वहीं पढ़ाई की। लेकिन बीच-बीच में गाँव में जाना होता था। मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क किया जिसमें मुझे गाँव में जाना होता था और बड़े होने पर गाँवों की समस्याओं के बारे में पढ़ा-सुना, तो उसी के आधार पर मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियों में खासकर पलायन की समस्या है कि जैसे आज पहाड़ों में गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, तो उनकी हुँ, वजह क्या है? उसके पीछे जो वजह है, वो सब मेरी इन कहानियों में है। गाँव की महिलाओं की स्थिति कि गाँव में महिलाओं की क्या स्थिति होती है? जैसे माहवारी के दिनों में महिलाओं को गाँव में किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी वहाँ पर कई तरह के अंधविश्वास हैं और जो विधवा महिलाएँ हैं, उनकी स्थिति भी गाँव में बहुत बुरी है। किसानों की स्थिति पर मैंने लिखा है। तो कुल मिलाकर मेरी कहानियों में यही सब कुछ है और जो इसका शीर्षक है सिसकती साँकलें, वो एक कहानी पर आधारित है एक गाँव की मौत। इस गाँव में पलायन को दिखाया है कि एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गाँव में बिताई, जिसके बच्चे दिल्ली शहर में नौकरी करते हैं, तो हुँ, हुँ, पति-पत्नी हुँ। दोनों गाँव में रहते थे। लेकिन पत्नी की मौत के बाद जब बुजुर्ग अकेले हो गए, तो बेटे ने उनसे दिल्ली चलने को कहा अपने साथ, क्योंकि अकेले बुजुर्ग पिता को वह नहीं छोड़ना चाहता था। तो उस वक़्त उस बूढ़े व्यक्ति की आँखों से जो जब साँकल लगी, दरवाज़े पर जब साँकल लगी, तो उस ओह बूढ़े हो! व्यक्ति की आँखों से चश्मे के भीतर उसकी आँखें नम हो गईं। तो उसको मैंने इस कहानी में दर्शाया है और मुझे लगता है कि यही मेरे इस कहानी संग्रह की सबसे भावुक कहानी है। बहुत मार्मिक कहानी है। बहुत अच्छा जो आपने इसका जो केंद्र में जो आपने जो मुख्य बात उठाई है, तो इस तरह जी, से लग रहा है कि जो हम ये कहेंगे पारिवारिक और मानवीय रिश्ते जो है, संबंध जो है, जी, मुख्य रूप से वही इसके मुख्य सूत्र हैं, इस जी, जी। कहानी के, जिसके इर्द-गिर्द आपने इस कहानी को बुना है। तो जो लेकिन साथ-साथ में अमृता जी ये बताइए कि जो पहाड़ों की जो प्राकृतिक जो छटा है, उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नाले हैं और मौसम हर पल रंग बदलता रहता है। जी, तो वो बिल्कुल। कहानियों में तो निश्चित रूप से वो परिलक्षित होता होगा, वो उसका उसका पूरा प्रतिबिंब आया होगा? जी सर, बिल्कुल। मेरी एक कहानी इसमें है बरगद की छाँव। वो पहली कहानी है और ये कहानी अ कथाबिंब में प्रकाशित हुई थी। कथाबिंब जो एक बेहतरीन साहित्यिक पत्रिका है, जी, उसमें जी, इस जी, जी। कहानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। तो इस कहानी में मैंने पहाड़ के सौंदर्य को दिखाया है। ये कहानी एक महिला आशा जी की कहानी है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र बड़े-बड़े शहरों में अपने पति के साथ रह के बिताई। लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है, 2 बेटे विदेश चले जाते हैं, तो वो वापस अपने गाँव लौटती हैं और फिर वहीं पर रहने का निर्णय करती हैं, वहाँ पर पेड़-पौधे लगाती हैं। तो लगभग सभी कहानियों में आपको प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य कहिए और कुछ दुश्वारियाँ भी कहिए, सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा जी, कोई चूँकि कार्यक्रम का नाम ही है हमारा कविता के बहाने, तो बीच-बीच में जी, आपकी कविता सुनेंगे, उसके बाद फिर आपके और गीत सुनने हैं हमें मधुर स्वर में। जी। लेकिन कोई ऐसी कविता है जो आपने इस तरह की समस्याओं पर केंद्रित लिखी है जो फ्री वर्स में है, वो कविता सुनाइए कोई? सर, पहाड़ों की बात चल रही है तो मैं ऐसी कोई कविता तो अभी मेरे सामने है नहीं, लेकिन पहाड़ों की बात चल रही है तो मैंने हाल-फिलहाल में ही एक कविता लिखी है। मैं
उसी को जोड़ने की, आपकी बात से उसी को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। आपका स्वागत तो है जी। थोड़ा जी सर, जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों के साए में बसने वाले सभी राज्य, चाहे उत्तर पूर्व के राज्य हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तराखंड हो, इन सभी को हम देवभूमि कह सकते हैं। जी 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 जी। अपार अपार प्राकृतिक सौंदर्य से मालामाल है हमारे ये राज्य, और नजाकत भरे नजारे यहाँ पर हैं तो कुछ दुश्वारियां भी हैं। पहाड़ों के दरकने की खबर तो हम सभी सुन रहे हैं आजकल, और मैं उत्तराखंड से हूँ तो आप मूलतः जम्मू कश्मीर से हैं। वहां भी इस तरह की बात सुनाई दे रही है आजकल। तो और इन दिनों सर, पिछले हफ्ते आज के ही दिन मैं मुंबई पे थी, समुद्र तट पर बैठे हुए हम लोग ज्वार भाटे की, जलवायु परिवर्तन की और ग्लेशियर पिघलने की बात कर रहे थे। वाह। तो कहना ये चाहती हूँ कि इस पिघलन की, जो ग्लेशियर पिघलने की बात है, इस पिघलन का असर केवल पहाड़ के निवासियों पर ही नहीं, समुद्र तट पर, समुद्र पर भी होना है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए, इलाकों के लिए खतरे की घंटी है यह सब। तो इसलिए पहाड़ को बचाने की मुहिम केवल पहाड़ियों की ही नहीं है, बल्कि यह हर समाज के, हर तबके की, हर क्षेत्र की भागीदारी इसमें है। यहाँ पर देश से, विदेश से, हर जगह से लोग जुड़े हैं। तो एक मोहब्बत भरी गुजारिश सभी से, मेरे एक गीत के माध्यम से। आपका स्वागत है बहुत। जी सुनाइए, धन्यवाद। सुनाइए। मेरे अजीज दोस्तों, गौर तो फरमाइए, आइए पहाड़ी पर जरा संभल के आइए। मेरे अजीज दोस्तों, गौर तो फरमाइए, आइए पहाड़ी पर जरा संभल के आइए। चार धाम आइए आध्यात्म की पुकार पर, चार धाम आइए आध्यात्म की पुकार पर। शंकरा की थाती ये ऋषि मुनि की भूमि है, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। घूमिए डगर डगर, गांव घर नगर नगर, घूमिए डगर डगर, गांव घर नगर नगर। सरसों से भरे खेत हैं, बुराश की बहार है, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। रागी ज्वार बाजरा तिलहन मेरे पहाड़ की, रागी ज्वार बाजरा तिलहन मेरे पहाड़ की। चांद सी चमचम झलक दिखे मेरे हिमाल की, चांद से चमचम झलक दिखे मेरे हिमाल की। आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, इस भव्य मुकुट को तनिक दूर से निहारिए। जाइए न पास, मेरी बात मान जाइए। मेरे अजीज दोस्तों, गौर तो फरमाइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। है पाक जमी पाक हवा पाक हिमाला, है पाक जमी पाक हवा पाक हिमाला। इसको छेड़ छाड़ का, इसको छेड़ छाड़ का मसला नहीं बनाइए। आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। प्लास्टिक के बैग बोतलें न छोड़ जाइए, प्लास्टिक के बैग बोतलें न छोड़ जाइए। घूमिए फिरिए फिजा का लुत्फ उठा के जाइए, घूमिए फिरिए फिजा का लुत्फ उठा के जाइए। आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। मडवे की रोटी गुड़ की डली साग खाइए, मडवे की रोटी गुड़ की डली साग खाइए। झलमल सा रायता, झलमल सा रायता, झंगोरे की खीर पाइए। आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। प्यार मोहब्बत यहाँ अपार मिलेगा, प्यार मोहब्बत
मिलेगा। पहाड़ के लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं। जी जी। बार बार आइए दिल ये कहेगा, बार बार आइए दिल ये कहेगा, आइए पहाड़ में कुछ दिन बिता के जाइए, आइए पहाड़ में कुछ दिन बिता के जाइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, मेरे अजीज दोस्तों गौर तो फरमाइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए, आइए पहाड़ पर जरा संभल के आइए। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें जो आपने, चाहे आप पर्यावरण के लिए कहिए, पहाड़ बचाने के लिए कहिए, पहाड़ पर जो प्रकृति है उसको, जी उसका संरक्षण के लिए की दिशा में कदम उठाने के लिए कहिए। तो देखिए, साहित्य का तो यही काम होता है अमृता जी, कि हम जी साहित्य के माध्यम से जितना भी एक मैसेज दे सकते हैं, उसको, उस बात को आगे रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। इस बीच में मैं बताऊं आपको, प्रणव भारती जी भी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई। अरुण कुमार पासवान जी स्वागत। लगातार, नीता व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सरोजी कौशिक जी का कहना है कि आध्यात्म और प्रकृति का अनुपम मिलन हो रहा है। तो कभी 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 मैंने ये देखा है अमृता जी, कि पहाड़ के लोग, अब जैसे आप है, आपकी साहित्य में जी रुचि है, पढ़ी लिखी हैं आप, तो बहुत, जितने अधिकांश लोग शहर की तरह भाग के आते हैं, पहाड़ से नीचे उतर कर या तो दिल्ली आएंगे या लखनऊ जाएंगे या बड़े बड़े शहरों में जाएंगे। आपका कभी मन नहीं हुआ कि आप अपना पहाड़, अपनी प्रकृति, अपनी नदी नाले, पेड़, इतनी सुंदर प्रकृति छोड़ के आप आएंगे? कभी ऐसा नहीं मन बना आपका? सर, दरअसल मेरा जो मन है वो पहाड़ों में बसता है, और सौभाग्य से पहाड़ के पास ही रहने का अवसर भी मिला, चाहे रोजगार की दृष्टि से कहें, चाहे कुछ और दृष्टि से। तो बड़े शहरों में घूमने हम लोग भी जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन मन लगता है, फिर वापस अपनी ही जगह अच्छी लगती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे लोगों को बड़े बड़े शहरों में, मॉल्स में जाने का शौक रहता है, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं पहाड़ों की ओर ज्यादा रुख करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो जी पहाड़ों में जाकर आप, इसलिए आपकी रचनाओं में जो हमें अनुभव हुआ कि आपकी जी रचनाओं में, आपकी कहानियों में, उपन्यास में जो पूरा जो प्रकृति का वातावरण है, प्रकृति का माहौल है, और उसके जो जी अलग अलग प्रभाव हैं, वही देखने को मिल रहा है आपकी आपकी रचनाओं में। और कोशिश रहती है सर। कोशिश वही रहती है। और आप, मुझे लग रहा है कि आप प्रकृति को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और उन्हीं प्रकृति की गोद में बैठ के जो आपकी रचनाएं आ रही हैं। लेकिन इसमें केवल इतना ही नहीं कि आप प्रकृति की बस प्रशंसा ही करते रहिए, लेकिन जो आजकल हम लोग इतने लापरवाह हो गए हैं, इवन जी पहाड़ों पर जाकर भी हम इतनी तबाही मचा देते हैं। अक्सर हमने जी देखा सर। है कि पहले पहाड़ जो थे, अब इतना पहाड़ों का धंसना, और इस तरह से जो शहरों के शहर उसमें तबाह हो जाते हैं, कारण तो यही है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमने पहाड़ों को पहुंचाया है। और सर, इसीलिए कि एवरेस्ट जो को तक नहीं छोड़ा है। एवरेस्ट तक को भी एवरेस्ट नहीं को तक छोड़ा। नहीं छोड़ा है इंसान ने जी तो। जी जी। जी तो नतीजा, तो परिणाम उसका यही निकला कि हम जी पहाड़ों को खोते जा रहे हैं, और पहाड़ों के माध्यम से जितना भी नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ेगा, वो तो हमारे अपने जी। कर्मों की वजह से है। तो चलिए, बातचीत हम जारी रखेंगे। अब क्या सुनाना चाहेंगे आप? सर, अब एक रचना मैं आपको सुना देती हूँ, जो एक कोशिश है नाउमीदी से उम्मीदी की ओर बढ़ने की। क्या बात है, अ, स्वागत है द- आपका। जी जी। तो दरअसल कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि इंसान नाउमीद हो जाता है। जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कोरोना का कहर इतना बढ़ गया था कि हमने कई अपने आसपास के लोगों को खोया। तो एक नाउमीदी सी छा गई थी, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ, जिंदगी फिर अपनी ही गति से चलने लगी। तो उसी पर एक रचना लिखी है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। स्वागत है आपका। जी जी। जी।
ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, कभी दर्द कभी बोझ कभी बेवफा कहा, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, आए कई मकाम के गुजरी तू ना गवार, आए कई मकाम के गुजरी तू ना गवार, रुसवाई और जुदाई को सदियों यूं ही सहा, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, दिल टूट चकना चूर था उम्मीद थी मुझे, दिल टूट चकना चूर था उम्मीद थी मुझे, खो जा मगर जख्मों का न मरहम कहीं मिला, खो जा मगर जख्मों का न मरहम कहीं मिला, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, यूं तो मिले थे हम सफर हसीन राह के, यूं तो मिले थे हम सफर हसीन राह के, मझधार में जो हम थे तो माझी नहीं मिला, मझधार में जो हम थे तो माझी नहीं मिला, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, थपेड़े दर्द के सहे शलाबे इश्क भी पिया, थपेड़े दर्द के सहे सलाबे इश्क भी पिया, उम्मीद के धोखे में ये दिल अब तलक जिया, क्या बात है, बहुत सुंदर। उम्मीद के धोखे में ये दिल अब तलक जिया, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, घबरा के आईने को मैंने जब कभी देखा, घबरा के आईने को मैंने जब कभी देखा, चेहरे पे उभर आई कई दर्द की रेखा, वाह वाह वाह, बहुत चेहरे पे उभर आई कई दर्द की रेखा, ऐ जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, तन्हाइयों का दौर यूं बिखरा गया मुझे, तन्हाइयों का दौर यूं बिखरा गया मुझे, शब भर सदाए दिल भी रुलाती वाह वाह, रही मुझे, बहुत। जी जी। शुक्रिया सर, शब भर सदा ए दिल भी रुलाती रही मुझे, ए जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, उलझन ये जिंदगी की बढ़ी जा रही थी तब, उलझन ये जिंदगी की बढ़ी
कहीं जा रही थी तब, बस बेबसी का दौर चले जा रहा था जब, बस बेबसी का दौर चले जा रहा था जब, एक आस को ही नूर से चमकी थी कहीं दूर, एक आस को ही नूर से चमकी थी कहीं दूर, साहिल उम्मीद जान कदम उठ गए उस ओर, साहिल उम्मीद जान कदम उठ गए उस ओर, है जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। मुद्दत तड़फ के बाद है जाना मगर ये राज, उम्मीद है एक सिलसिला थमता नहीं ये सांस, मुद्दत तड़फ के बाद है जाना मगर ये राज, उम्मीद है एक सिलसिला थमता नहीं ये सांस, अब इश्क तुझसे हो गया है जिंदगी मुझे, अब रोज क्या बात है। उम्मीदी की सहर पा रही हूँ मैं, है जिंदगी मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा गीत था। और धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे मित्र लगातार जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह रैना जी जम्मू से जुड़े हैं, कह रहे हैं कि हर शब्द रूह को छू रहा है। तो ये कमेंट है उनका। आभार आपका। बाद में आप उनके कमेंट्स देखिए, आप उनका अगर उत्तर देना चाहेंगे दे भी जी जी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हमारे मित्र जुड़े हैं, आपका कार्यक्रम, आपके गीत सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ सभी रहा का है। स्वागत, तो धन्यवाद। आपका आपका एक उपन्यास के बारे में बात करना, सांझ का सूरज, तो इसके जी बारे सर। में बताइए। क्या इसके केंद्र में क्या आपने कौन सी समस्या को लिया है? इसका जो कथानक का कैनवास है क्या है मूल रूप से? जी सर, ये उपन्यास अभी प्रकाशित तो नहीं हुआ है, बस ये प्रकाशन की दौड़ में है। प्रक्रिया। और जी जी। जी यह उपन्यास भी एक महिला प्रधान उपन्यास है। उपन्यास की जो नायिका है वो बहुत मेहनत करके पढ़ती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है। उसकी शादी होती है और दो बेटे होते हैं। तो उसका जो बड़ा बेटा है उसे ब्लड कैंसर की शिकायत होती है और छोटा बेटा अपंग होता है। हम्म। समय के स... और जब दोनों बेटे उसके इस तरह से अपंग से होते हैं तो ससुराल वाले थोड़ा उसे नापसंद करने लगते हैं, और पति भी रोज की जिगजिगबाजी से, बच्चों की परेशानी से उससे एक तरह से दूरी बना लेते हैं। बाद में बड़े बेटे की तो कैंसर से मृत्यु हो जाती है और वह अपने जी जान से लगकर छोटे बेटे का इलाज करवाती है और छोटा बेटा बिल्कुल सही हो जाता है। वह विदेश से उपकरण मंगाकर उसका इलाज करवाती है और वह बिल्कुल सही हो जाता है। कुछ समय बेंगलोर जाता है नौकरी करने, उसके बाद वह विदेश चला जाता है। और चूंकि इस बच्चे को उस महिला ने बहुत अटेंशन दिया था, बहुत प्यार किया था, तो यह बच्चे ने उसको, अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल भी किया और यह बच्चा एक तरह से बिगड़ैल बच्चा हो गया और बिगड़ैल नवयुवक हो गया था। विदेश जाकर हम्म। वह माँ को भूल जाता है। माँ से किसी तरह की उसकी बातचीत फिर नहीं होती। वह महिला अपनी नौकरी कायम रखती है और कई समाजसेवी माफ कीजिएगा, संस्थाओं में भी काम करती है। अंत में काफी समय के बाद वह महिला बीमार हो जाती है। फिर किसी तरह से उसके संस्था के लोगों को, उसके पति का, उसके बच्चों का, और इसी बीच महिला के पड़ोस में एक वैज्ञानिक रहते हैं जो विदेशों में रहकर फिर वापस भारत आकर यहीं से अपने अनुसंधान वगैरह करते हैं। वह महिला के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो किसी तरह से उन्होंने महिला के पति के बारे में जानकारी प्राप्त की
और महिला के बेटे के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। एक झूठी अफवाह फैल गई थी कि महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन हम्म। बाद में जब पुनर्मिलन होता है तो पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और आखिर में महिला को उसके पति और बेटा और उसकी जो विदेशी गर्लफ्रेंड थी, मतलब उसकी होने वाली बहू, वो सब मिल जाते हैं। तो एक तरह से अंत में मैंने, भले ही वो स्त्री तब बहुत बुरी स्थिति में थी, लेकिन अंत में एक पुनर्मिलन इसमें मैंने दिखाया है। मतलब सुखांत और आपने का जो अंत सुखांत है दिखाया है, और इस उम्मीद के साथ उपन्यास को छोड़ दिया है कि शायद यह सब देखकर महिला अम, अपनी बीमारी से उबर सके। जी। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रणव भारती जी लिख रही हैं कि संवेदनशील थीम है, आज की कहानी है। और साधना, डॉक्टर साधना भट्ट आकाशवाणी की वरिष्ठ अधिकारी रही हैं, तो उन्होंने भी इस आपके इस कहानी का जो प्लॉट है, जो जी। उसको बहुत पसंद किया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए जिंदगी कहानी, जिंदगी का सफर, उसकी यात्रा इसी तरह से चलती रहती है। कई उतार जी। जी। चढ़ाव आते हैं और अपने आप में एक उपन्यास बन जाता है। अगर देखें कि हर एक कहानी अपने आप में एक उपन्यास होता है, अगर जी बिल्कुल। उस हिसाब से देखा जाए। तो ये बताइए कि आप का जो मुख्य कार्य रहा है, नौकरी रोजगारी, अध्यापन रहा है, जी। तो क्या अध्यापन में कौन सा विषय आपने पढ़ाने के लिए आपने लिया था, या कुछ और कोई ऐसा प्रबंध था जी। आपके आपके स्कूल विद्यालय में कि सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने थे? सर, मैंने जो अपनी नौकरी की शुरुआत की वो, मतलब मेरा 20वां जन्मदिन भी नहीं हुआ था तब, अरे क्योंकि वाह! मैंने 19.5 साल में मैंने एमए पूरा किया था। उसके बाद ही मैंने जीजीआईसी में लीव वैकेंसी पर पढ़ाना शुरू किया था। तो चूंकि मेरा स्नातकोत्तर में विषय अंग्रेजी था, तो मैंने एज एन इंग्लिश लेक्चरर कुछ समय वहां पर पढ़ाया, लीव वैकेंसी में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में भी 2-3 साल एज अ लैंग्वेज लेक्चरर वहां पर मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में कई सालों तक नौकरी की, जहां पर मैं सोशल साइंस और अंग्रेजी पढ़ाती थी। और इसके साथ ही साथ मैंने अपना बीएड भी कंप्लीट किया। और आकाशवाणी में तो 7-8 साल में आकाशवाणी अल्मोड़ा में यूथ कंपेयर के तौर पर मैंने काम किया। क्या बात है, क्या बात है। तो जी। आप आकाशवाणी परिवार में भी आ चुकी हैं और वहां पर बिल्कुल भी सर, आप, बिल्कुल। तो आकाशवाणी में आने के लिए कभी आपने प्रयत्न नहीं किया, कोई आवेदन दिया कि आप भी आकाशवाणी में नौकरी करना चाहती हैं? ऐसा कोई मन नहीं था? नहीं सर, मैंने असल में प्रयत्न कहीं भी नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी, इसको कमी कहिए, कुछ भी कहिए, अवसर काफी अच्छा। मिले। जी जी जी। लेकिन जी नहीं, सर। लेकिन कारण क्या रहा कि आपको इतनी कम उम्र में ही नौकरी करने की आवश्यकता पड़ी? सर, ऐसा कोई कारण नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर भी टीचिंग में थे, तो मैंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया था। और नौकरी मुझे मिली तो मैंने नौकरी कर ली। नौकरी का एक शौक भी था, शुरू में नौकरी करने का एक जुनून भी था। और 20 साल नौकरी करके फिर जितनी जल्दी शुरू की उतनी जल्दी फिर छोड़ भी दी। में छोड़ने का कोई कारण था, या बस मन बन गया कि नहीं करना है, नहीं करना है? सर, मन बन गया, कारण कोई भी नहीं था, कोई खास कारण नहीं कारण था। को, जी 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 जी। जी। और अपना लेखन तो चल ही रहा था आपका। जी। जी। लेकिन बहुत जी। अच्छी बात यह है कि आप गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों में आपने अपना साहित्य जारी रखा है। और वो भी उपन्यास, कहानी, और साथ में जो कविताएं हैं उसमें भी लिख रही हैं। और कई मैंने आपके परिचय में देखा है कि आप कई बहुत अच्छी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, उत्तर उजाला, उसमें रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई है। और कथा बिंब, विश्व गाथा, कथा संवेद, जी। पलाश इत्यादि पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाएं आई हैं। और अब क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे मित्रों को? कोई सर अच्छा अपना गजलें भी लिखती हैं आप क्या? सर, गजलें ज्यादा नहीं लिखती।
ज्यादा मतलब नहीं कि लिखा तो होगा कुछ? नहीं सर, गजल नहीं लिखती। गजल विधा में नहीं है तो नहीं कब सर। कोई गीत सुनाइए, कोई अगर सर आपने, अगर कोई, जी जी, अगर कोई फ्री वर्स की कविता है उसको भी आप सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, आप फ्री वर्ड्स पे आए तो मैं अपनी कविताओं के बारे में कुछ स्पष्ट कर दूं, कुछ बता दूं कि मेरी जो कविताएं हैं वो उन्मुक्त हैं। हाँ हाँ। मैं कहती हूँ कि मेरी कविताएं कभी लहलहाती फसल आपको लगेंगी और कभी किसी ठूंठ की तरह सीधा सपाट पेड़ आपको लगेगा। जो कुछ भी विचार मन में आते हैं मैं उनको लिख लेती हूँ, उनमें बहुत ज्यादा सुधार भी नहीं करती। जैसे अंग्रेजी साहित्य में हम लोग पढ़ते थे कि वर्ड्सवर्थ को पढ़ते थे, उन्होंने कविता की जो परिभाषा बताई थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। तो क्या बात उसी है। तरह जो भी विचार आता है मैं लिख लेती हूँ। और मेरा मानना है कि कविताएं दिल का मामला है, दिमाग का कम है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि कविता बातों बातों में कुछ काम की बात भी कह डाले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने तो जी। इसी इसी पर एक अपनी कविता, मनगढ़ंत कविता एक आपको सुना देती हूँ। आपका स्वागत है जी, सुनाइए। जी। मेरी कविताएं तुम्हारी बगिया के फूल नहीं, मेरी कविताएं तुम्हारी बगिया के फूल नहीं, जो व्यवस्थित हों, सजे सवरे हों करीने से गमलों में। ये जंगल के फूल हैं जो खिल जाते हैं अनछुए अनदेखे वीराने में, तपती धूप में, बारिश की बौछार में, बर्फबारी की मार में। क्या बात है। ये फूलों धन्यवाद सर। बहुत ये बढ़िया, फूलों बहुत। का जंगल है, इसे पनपने दो, महकने दो, बिखेर लेने दो अपनी खुशबू चाहूं और हवा में। उड़ जाने दो इसे गंध में, निर्बंध रहने के लिए जंगल के फूल किसी की बपौती नहीं। वाह ये वाह। पनपते हैं बिना प्यार दुलार के, अतिरिक्त खाद पानी के, संजोए अपनी नियति। किसी नियम के गुलाम नहीं ये, फैल जाते हैं दूर तक अनायास यूं ही, बिखेरते हैं सुगंध अपनी होकर बेफिक्र। वाह। लुटाने में जो सुख है वह छुपाने में कहां। ये नहीं करते परवाह आने वाले कल की, संचय नाम की कोई वस्तु इनके शब्दकोश में नहीं। करके संतृप्त धरा का कोना कोना, उडेल कर हवा में सुगंध अपनी, सुखाकर पंखुड़ियां अपनी, बिखर बिखर जाते हैं फिर से खिलने के लिए, खिलकर अमर हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कह रहे हैं नहीं लिखती हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। मेरा मन है एक और कविता और सुनाइए आप, बहुत अच्छी कविता लगी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे हमारे बहुत जी अरुण कुमार पासवान जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना है। हमारे मित्र धन्यवाद, हैं, बहुत 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 अच्छे धन्यवाद। कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं पासवान जी। तो उनको ये कविता बहुत पसंद आई। एक और कविता सुनाइए आप। आपका स्वागत और जी धन्यवाद। जी 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 सर। जी। सर स्त्री हूँ, एक कविता स्त्री पर सुना देती हूँ। जरूर, आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा विषय। जी जी। सर, कई बार हम लोग देखते हैं जैसे आज स्त्रियां हम कहते हैं कि नौकरी कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अधिकांश घरों में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। शादी के बाद भी किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना उनको मिलती है। और कई बार तो आजकल हम कई तरह की घटनाएं देख रहे हैं कि दुल्हन बनने का ख्वाब हर लड़की का होता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी जा रही है। इसी पर एक छोटी सी रचना मैं रख रही हूँ। आपका स्वागत है, सुनाइए। जी। इस कविता में एक बच्ची से लेकर माँ तक है, तो इसका शीर्षक मैंने माँ ही रखा है। छोटी छोटी सिंदूरदानियों में पल रहे यह सुर्ख सपने, छोटी वाह वाह छोटी सिंदूरदानियों में पल रहे यह सुर्ख सपने, चूड़ियां धानी में खनक रहे ये प्यार के नगमे। नए तो नहीं हैं, वर्षों पुराने हैं माँ की चूड़ियों सरीखे। नए तो नहीं हैं, वर्षों पुराने हैं माँ की चूड़ियों सरीखे। उम्र रहते इन्हें चहकने दो, महकने दो। उम्र रहते इन्हें चहकने दो, महकने दो।
वो माँ की बिंदी सजा लेना माथे पर, वो माँ की बिंदी सजा लेना माथे पर, लिपस्टिक पोत लेना बेतरतीब ढंग से होठों पर, कभी माँ का डांटना जोर से परेशान होकर, कभी मुस्कुराना प्यार से, किसे याद नहीं आता। ओए होए, क्या वह बात माँ है। की धन्यवाद सर। वह माँ की एकमात्र लाल रंग की नेल पॉलिश की शीशी, वह माँ की एकमात्र लाल रंग की नेल पॉलिश की शीशी, जो एक बार उठा ली थी मैंने ऊंचाई से शौक ही शौक में, और ओहो, गिरकर टूट पड़ी थी वो। रंग दिया था उसने मेरा गुलाबी फ्रॉक, जो माँ ने ही सिला था बड़े प्यार से। मुझे खास अवसरों पर वही गुलाबी फ्रॉक पहनाकर ले जाया करती थी माँ। आज एक ड्रेस पार्टी में पहनकर उसे दोबारा पहनने का सवाल ही नहीं होता। हम्म। अपने ड्रेसिंग टेबल पर नेल पेंट की कई रंगीन शीशियां देखकर सोचती हूँ, क्या जमाना था वो भी। कितनी कोशिश की थी माँ ने दाग छुड़ाने की, कई बार धोया था उसे, पर जिद्दी दाग नहीं निकला और माँ ओहो, निराश थी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। ब- बहुत आज बढ़िया। भी सी लेती है माँ सुंदर से कपड़े चश्मे की ओट में, आज भी सी लेती है माँ सुंदर से कपड़े चश्मे की ओट में। सर मेरी माँ जो है वो अभी उनकी उम्र 80 के लगभग है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों के झबले कपड़े और बहुत कुछ आज भी इस उम्र में भी बहुत सुंदर से बना लेती हैं। वाह तो वाह, क्या बात, उसी को याद क्या बात। करके मैंने ये सब लिखा है। बहुत आज अच्छी बात। जी, जी जी। आज भी सी लेती है माँ सुंदर से कपड़े चश्मे की ओट में। हाँ मगर सिलाई कुछ टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है, हाँ मगर सिलाई कुछ टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। जी तो बहुत चाहता है कि कह दूं, जी तो बहुत चाहता है कि कह दूं, एक गुलाबी ड्रेस फिर से सिल दे मेरे लिए, पर साहस नहीं होता चेहरे की शिकन देखकर, और वाह। हाथों की नीली पड़ी नसें देखकर। अपने बच्चों के बच्चों पर प्यार लुटाती है अब माँ, अपने बच्चों के बच्चों पर प्यार लुटाती है अब माँ, सुई धागे के खेल में उलझ कर प्यार का झबला सीकर, सुई ओहो, धागे के खेल में उलझ कर प्यार का झबला सीकर। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। अब देखिए कितनी आत्मीयता है इसमें, और धारा प्रवाह रूप से आपका ये जो काव्य चेतना है, कविता है, आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आपको, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद अच्छी सर। कविता है, बहुत अच्छी। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, साधना भट्ट जी, सरोजनी जी, सब उत्तम कह रहे हैं, आशमा कौल जी, संतोष सभी का रैना जी, धन्यवाद। बाबा प्रणव भारती जी, अरुण कुमार पासवान जी, इस कविता के लिए तो बहुत बहुत सी प्रशंसाएं आपको मिल रही हैं। तो मेरा निवेदन है, बाद में आप इन कमेंट्स को जरूर पढ़िएगा बिल्कुल और अपनी बिल्कुल। अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सर। अमृता जी, अब फागुन का महीना चल रहा है, होली में जी अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो कोई बिल्कुल। फागुन और होली का गीत ना हो जाए तो कार्यक्रम पूरा कैसे हो पाएगा। सर मैं 1 मिनट का वक्त लूंगी याद करने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, तब आप सोचिए, कोई जी बात नहीं है। आप ससुर गाइए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब देखिए ना, फागुन का महीना वैसे ही बसंत, जी। फागुन का महीना, ऊपर से अब होली का त्योहार आ रहा है, तो ऐसे मौसम में अब गीतों की बौछार हो रही है। तो आप याद करिए, याद करिए, कोई बात नहीं। मैं तब तक मैं मित्रों को सूचना देना चाह रहा हूँ, जी एक जी बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल। आप याद करिए, एक सुखद समाचार अपने मित्रों के लिए। 3 मार्च को शुक्रवार है, सायं 7 बजे हमारे इसी पटल पर होलियों के गीत और बौछार लेकर आ रही है सुप्रसिद्ध गायिका माधुरी शर्मा जी। वो हमारे साथ जुड़ेंगी मथुरा से। मैंने उनसे निवेदन किया है, उन्होंने हृदय से उसको स्वीकार किया है। तो माधुरी जी हमारे साथ जुड़ेंगी उस दिन, और होली के गीत, यानी होली के रंग माधुरी के संग उस दिन होगा इसी पटल पर, 3 मार्च को सायं 7 बजे। मित्रों से
निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, वे जुड़े हमारे साथ उस दिन। आइए, उस दिन होली के खूब गीत सुनेंगे। और इस समय हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ी हैं अमृता पांडे जी। बहुत अच्छी कवियत्री है और कितने सब मधुर गीत आपने हमें सुनाए। कुछ याद आया अमृता जी? सर, मैं होली का एक शंकर भगवान जी का गीत सुना देती हूँ। सुनाइए जो आपकी इच्छा है। देखिए, जी। पटल तो आपका है, आपकी जो इच्छा है आप सुनाइए। मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। बूढ़ो बैल और टोटो नगाड़ो, बूढ़ो बैल और टोटो नगाड़ो, हाँ टोटो नगाड़ो, पार्वती के संग, पार्वती के संग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। भांग धतूरा भोग लगो है, भांग धतूरा भोग लगो है, हाँ भोग लगो है। तापरी घोटी भंग, तापरी घोटी भंग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। अंग विभूति कमर मृग छाला, अंग विभूति कमर मृग छाला, कमर मृग छाला। लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। होली शिव खेले जाके जट पे विराजे गंग। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए अमृता जी, परिवार में और कोई है जिनकी रुचि कविताएं करने में, उपन्यास, कहानी, साहित्य में है? कोई आपका कोई साथ देता है वहां पर, या केवल आप खुद ही लिखती हैं? सर, परिवार में लिखती तो मैं खुद ही हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव हर चीज में मेरा साथ देते हैं। वो नहीं, तो किस रूप? इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर जी हैं, जी। साइंस के विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी किस रूप में, जैसे आपने पूछा, तो मेरा कहानी संग्रह आया, तो कहानियां मैंने लिखी, उसमें प्रूफ रीडिंग करना है और जो कुछ भी काम है वो अच्छा, उनको सब आपने उनको उन्होंने ही किया। इसीलिए मैंने ये किताब भी अच्छा है। समर्पित भी उन्हीं को की है। क्या साहित्य बात है! प्रेमियों के साथ साथ मैंने उनको भी समर्पित की है, इसीलिए किताब। यानी उनको प्रूफ रीडिंग में जी लगा दिया आपने इतना जी तो। जी। देखिए, प्रूफ इंजीनियर रीडिंग हैं। सर, ये कहानी लिखने से बड़ा काम था ये। वही वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत, जी जो बहुत कठिन काम कार्य है वो तो आपने उनको सौंप दिया है। जी। तो इस रूप में और आप हिंदी उनकी उनकी सहायता। काफी अच्छी है सर। तो मैं तो उनको मेरा नमस्ते कहिएगा, बहुत साहस है बिल्कुल उनमें सर। कि बिल्कुल। उन्होंने इतना साथ दे दिया आपका, और वो आपके रचनाओं का आपका प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, मेरा नमस्ते उन तक बिल्कुल पहुंचा सर, दीजिए। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ सर, निश्चिंत होकर 8 बजे जी तक जी। यहाँ बैठी हूँ, तो वो कहीं और भी मेरा साथ दे रहे होंगे ना अभी। अच्छा, किचन नहीं नहीं, विचन बात में तो भी थोड़ा बहुत मेरा साथ दे रहे होंगे। ये तो, ये बहुत अच्छी बात है। जी तो अच्छा, आपका काव्य संग्रह है मन का भंवर, तो इसमें जी। कितनी कविताएं हैं और किस तरह की कविताएं हैं? क्या गीत ही हैं या मुक्त छंद कविताएं भी हैं?
सर अधिकतर कविताएं तो मेरी अतोकांत ही हैं। इसमें मैंने अभी एक बस एक प्रस्ताव है सर, इसमें मैंने काफी कविताएं रखी हैं, छोटी बड़ी हर तरह की। और कविता संग्रह कब तक आएगा ये अभी मैं भी नहीं जानती। बस अभी एक ये प्रस्ताव है और मैंने इसका शीर्षक सोच लिया है, और एक अपनी ओर से एक रफ ड्राफ्ट अभी तैयार किया हुआ है। तो जब ये फाइनल तैयार होगा मैं तभी इसके बारे में कुछ कह पाऊंगी। तो अभी उसमें समय लगेगा, समय लगेगा। जी सर, और जी सर, अभी मुझे जल्दी और नहीं है। और और, और क्या कुछ विशेष आप नाटक इत्यादि में रुचि है आपकी, या और किसी विधा में लिखने की? आ, नहीं सर, बस मैं अभी तो इतना ही लिख रही हूँ। हाँ, समाचार पत्रों के लिए जरूर आलेख लिखने में मेरी रुचि है। समाचार पत्रों के लिए लिखती हूँ, और इसके अलावा दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं गृह शोभा सरिता के लिए सामाजिक स्तरीय कहानियां और आलेख भी लिखती हूँ। तो अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, जी, जिनमें जो विशेषकर उन्हीं को ज्यादा उसमें प्रधानता दी जाती है जो स्वसर पाठ करते हैं कवि। तो इस तरह जी का कोई कवि सम्मेलन में आपने भाग लिया होगा? सर, इस तरह के कार्यक्रमों में मैं बहुत ज्यादा भाग नहीं लेती। और मतलब मंच वाली जो कविताएं होती हैं वो बहुत ज्यादा मैं नहीं करती। तो मतलब उनसे बस परहेज करते हैं आप, या आपकी रुचि नहीं है, या आप नहीं समझते हैं कि आपकी कविता उस तरह की है जो मंच पर प्रस्तुत की जाए? सर, जो कुछ भी आपने कहा मिला जुला समझ लीजिए इन जी सब जी का। जी। जी, अच्छा, अमृता जी, मुझे ये लगा कि जब आपने अपने गीत प्रस्तुत किए, तो जी, मुझे ये लगा कि आप उसकी पुष्टि करिए कि संगीत का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह से आपने यहाँ पर गीतों को प्रस्तुत किया है, तो संगीत में क्या रुचि है विशेषकर आपकी? सर संगीत का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने तो संगीत की शिक्षा कभी ली नहीं। और इस बारे में मैं आपको एक बचपन की घटना सुना दूं। तो जब मैं 7th क्लास तक तो मैंने कोएड में पढ़ा। उसके बाद 8th क्लास में जब मैं जीजीआईसी में गई, तो या तो आर्ट लेना होता था या संगीत लेना होता था। तो कुछ लड़कियां मुझे, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत अंतर्मुखी थी। कुछ लड़कियां मुझे संगीत की ओर खींच रही थी, कुछ आर्ट की ओर खींच रही थी। इच्छा मेरी थी कि मैं संगीत की ओर जाऊं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था कि लड़कियां इतनी जोर से जब सारे गामा गाती हैं संगीत कक्ष में, तो मैं कैसे गा पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत धीमा मैं बोलती थी। मैं चली गई आर्ट की ओर, जहां मैं बिल्कुल ही निल थी, जीरो थी। आज सोचती हूँ कि अगर संगीत के क्षेत्र में गई होती तो शायद उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मुझे शौक है, मैं गुनगुना लेती हूँ कई ऐप्स में, जैसे गा लेती हूँ, या अपने मंदिर में भगवान के भजन वगैरह गा लेती हूँ। और किसी तरह से कहीं से भी अपना शौक पूरा कर लेती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, हिंदी में तो बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जिनको बहुत विश्व में ख्यात प्राप्ति हुई है। तो आपको जी कौन से, आपके प्रिय गीतकार कौन हैं? सर, ये सवाल थोड़ा दुविधा वाला है। मुझे तो पुराने जितने गीतकार हैं, मैं नए गाने तो बहुत थोड़ा कम सुनती हूँ, लेकिन पुराने जितने भी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, मुझे लगभग सभी पसंद हैं। और मुझे जी खासकर मुकेश जी के गाने, लता जी जी। मंगेशकर, मोहम्मद रफी, ये सब गाने मुझे बहुत पसंद हैं, पुराने। नहीं, जैसे मेरा आशय था, जैसे देहरादून में ही डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, बहुत सारे जी, नीरज जी गीतकार थे, या जी, जी, बिल्कुल। रमन जी बहुत। तो जी, जी, आपके नीरज कुछ जी के भी ऐसा है? गीत मुझे पसंद हैं। जी जी, वही नीरज वही जी वही के, मैं जानना, नीरज जी के जी बहुत सर, गीत पसंद है आपको। जी, जी, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी बहुत अच्छा सस्वर पाठ करते हैं, जी, बहुत अच्छे बड़े जी, जी, बड़े गीतकार हैं। कई कई बिल्कुल, गीतकार हैं जो अब है नहीं, और बहुत सारे हैं वर्तमान में जी, जो मंच पर बहुत अच्छा गीत, अच्छा पाठ प्रस्तुत करते हैं। तो मैं वही जी, जानना जी। चाह रहा था कि कौन आपका प्रिय गीतकार है? सर, प्रिय गीतकार की बात करूं तो एक मेरे ही पहाड़ से चारू चंद्र पांडे जी, हिंदी के भी और कुमाऊं के भी,
जाने माने लेखक थे और रिश्ते में वो मेरे दादाजी भी होते हैं, तो मुझे तो उनकी रचना भी काफी पसंद है। तो वो मतलब वो ज्यादातर गीत लिखते थे। जी, तो उनके उनका लिखे कोई हुए गीतों को। कोई याद है आपका, उनका गीत कोई अगर याद है तो कुछ थोड़ा सा एक अंश सुनाइए। सर मुझे अभी याद तो नहीं है। उनके लिखे हुए गीत कई कुमाऊनी गायकों ने भी गाए हैं, वो हिंदी कुमाऊनी दोनों में लिखते थे। अभी याद तो मुझे नहीं है। तो अच्छा, आपको कोई कोई कुमाऊनी का लोकगीत वगैरह है, कुछ याद होगा जो आप यहाँ पर अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे? सर कुमाऊनी का लोकगीत अभी एक मैंने एक गाया है हाल फिलहाल में, उसी को दोहरा देती हूँ। हाँ हाँ, जरूर सुनाइए, वही वही मैं जी। चाह रहा हूँ। जी जी। आई गछे रंग रंगीली कैसी बहारा, मैं तिन जा मेरी सुवा सुन ले पुकारा। ये जो कुमाऊनी गीत है, इसमें पति पत्नी का वार्तालाप है, क्योंकि पति पत्नी को रंग रंगीले मौसम का वास्ता देकर मायके जाने से मना करता है, जबकि पत्नी कहती है कि चैत का महीना आने वाला है और मुझे अपने मायके की याद आ रही है, मुझे मेरे मायके जाने दो। तो बस दो क्या चार बात है। पंक्तियां गुनगुनाऊंगी। जी जी। आई गछे रंग रंगीली कैसी बहारा, मैं तिन जा मेरी सुआ सुन ले पुकारा। ओ टाना टाना में बोरो से फूले, ओ पाता पाता में पवन झोले। ओ डाना डाना में बोरो से फूले, ओ पाता पाता में पवन झोले। के बहार छाई रछे सरसों खेत माँ, के बहार छाई रछे सरसों खेत माँ, मैं तने जा मेरी सुवा सुन ले पुकारा। आई के छे रंग रंगीली कैसी बहारा, मैं तने जा मेरी सुवा सुन ले पुकारा। अब पत्नी कहती है, ओ ऋतु ऐगे छे रंग रंगीली, ओ चली मैत की याद मझूरी। ओ ऋतु ऐगे छे रंग रंगीली, ओ चली मैत की याद मझूली। के बहार छाई रछे सरसों खेत माँ, हाँ के हाँ, क्या बात। बहार छाई रछे सरसों खेत माँ, मैं तने जा मैं ते जाणू मेरो स्वामी सुन लो पुकारा। आई के छे रंग रंगीली कैसी बहारा, मैं तने जा मेरी सुवा सुन ले पुकारा। मैं ते जाणू मेरो स्वामी सुन लो पुकारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत, धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखिए ना, कार्यक्रम अधूरा रहता है, ये पूरा नहीं होता अगर आप ये कुमाऊनी गीत नहीं सुनाती। और वो भी आपने गा के सुनाया, जी जी। बहुत अच्छा लगा। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि बहुत, प्रणव भारती जी कह रही है सरसों का खेत, क्या जवाब नहीं। बहुत सुंदर सुरीला गीत। सबको बहुत, आशमा कौल जी को भी, वो भी कह रहे हैं सुरीला गीत है बहुत। बहुत बहुत सारे। प्रणव भारती जी ने मेरे लिए कहा कि बुद्धिनाथ जी का याद दिला दी, बहुत सुंदर गीतकार है, उनके साथ उनको मंच साझा करने का सानिध्य मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये भारती जी बहुत सूचना दे दी हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। और संतोष रैना जी कह रही है बहुत सुंदर, बहुत खूब, सुंदर गीत, मधुर स्वर, वाह 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 वाह। सभी का तो बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहे हैं। बस 2-4 मिनट है हमारे पास। जाते जाते आप अगर अपना कुछ और किसी गीत का अंश सुनाना चाहेंगे, और उसी के साथ फिर हम आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सर मैं गीत तो नहीं, एक छोटी सी कविता सुना दूं अंत में। जरूर जरूर सुनाइए, आपका स्वागत है, सुनाइए। जैसा हम लोग देखते हैं कि जाति मजहब के नाम पर होने वाली घटनाएं व्यथित करती हैं, तो इसी पर मैं एक संदेश के रूप में एक छोटी सी कविता कहना चाहती हूँ। है समय कठिन संकट अति घोर, सूझे और न छोर। है समय कठिन संकट अति घोर, सूझे और न छोर। फिर भी संयम दिखलाना है,
आदि परंपरा को निभाना है। क्षेत्र मजहब जाति के नाम पर कब तक यूं खून बहाते रहेंगे? क्षेत्र मजहब जाति के नाम पर कब तक यूं खून बहाते रहेंगे? सिर फिरी ख्वाहिशों की चाह में आखिर कब तक अमन चैन लुटाते रहेंगे? सत्य अहिंसा और शांति का मार्ग हमें अपनाना है। गांधी गौतम की धरती से ये संदेश दूर तक जाना है। विश्व शांति के साथ साथ खुद अपना घर भी बचाना है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आप। जी। धन्यवाद। हमारे कुछ पड़ोसी देश जैसे नापाक हरकत करते रहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का। तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का। पत्थर लगेगा तो टूटेगा जरूर। तेरी वाह वाह काया वाह। भी मिट्टी की, मेरी काया भी माटी। धूल में मिल जानी है जरूर, फिर क्यों तू इतना मगरूर? हे नादान प्राणी, खत्म कर दे यह नफरत की सियासत। मत बन जाने दे इसे अपनी विरासत। ध्यान रहे इतिहास न दोहराने पाए खुद को। ध्यान रहे इतिहास न दोहराने पाए खुद को, वरना तेरा ही खून धिक्कारेगा तुझको। वाह वाह वाह। अंतिम 4 पंक्तियां। धन्यवाद। आसमां पर सफेद कबूतर छोड़ देने से नहीं दौड़ेंगे शांति के पैगाम ए दुनिया वालों। वाह, आसमां क्या पर बात। सफेद कबूतर छोड़ देने से बहुत सुंदर नहीं पंक्तियां। दौड़ेंगे शांति के पैगाम ए दुनिया वालों। छोड़नी होगी ये बेइत्तेफाकी और नापाक जुम्बिश। छोड़नी होगी ये बेइत्तेफाकी और नापाक जुम्बिश। छेड़ने होंगे अमन चैन के तराने शांति दूत बनकर। छेड़ने होंगे अमन चैन के तराने शांति दूत बनकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। इसके साथ ही हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन जो मित्र हमारे साथ अब देखिए 1 घंटा 10-12 मिनट जुड़े रहे, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप अमृता जी? जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, दरअसल अभी मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ और कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ बहुत-बहुत। मैं इस कार्यक्रम के बाद आप सभी के कमेंट्स देखूँगी और अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों को अवश्य दूँगी। इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत स्वागत। नहीं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, एक साहित्यकार नर्वस कैसे हो सकता है? तो नर्वस क्यों हैं आप? सर, कैमरे को फेस करने की आदत थोड़ा कम है ना। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। और मैं भी जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वे लगातार, अब देखिए आजकल के समय में इतनी फुर्सत से समय निकाल कर जी, बिल्कुल। जुड़ते रहे, बहुत बड़ी बात है। और अमृता जी, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने समय निकाला, हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी, और बहुत अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छे गीत आपने सुनाए। उसके लिए मैं आपका आत्मीय आभार प्रकट करता हूँ। मैं भी आपका नमस्कार। धन्यवाद करूँगी सर, क्योंकि आपने मुझे इस मंच के काबिल समझा। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी, नमस्कार। मित्रों, आज के हमारे कार्यक्रम कविता के बहाने जो उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर प्रस्तुत किया गया, इसमें हल्द्वानी से यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित थी सुपरिचित कवियत्री और साहित्यकार सुश्री अमृता पांडे। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।